नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट करने से पहले इनकम टैक्स की लिमिट के नए नियम जरूर जानें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ नियम लाए गए हैं जिसके तहत अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स के लिमिट के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको नहीं होगी तो भारी नुकसान आपको हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट ज्यादातर सीनियर सिटीजन, ज्यादातर निवेशक करते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी गई है। अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं तो वहां पर रिस्क होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट करने पर कोई भी रिस्क आपको नहीं होता। आपका जो ब्याज है वो सरकार द्वारा, बैंक द्वारा आपको परसेंटेज फिक्स में दिया जाता है, यानी ब्याज में कहीं पर भी आपका नुकसान नहीं होता। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स के कुछ रूल है, नियम है, ये जानना भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आइए जानते हैं एक एक करके क्या क्या नियम, क्या क्या रूल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है नॉलेज पहुंचनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के टीडीएस लिमिट के बारे में। तो टीडीएस को लेकर लिमिट दी गई है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे आप बैंक में करवा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा रहे हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ब्याज अगर आपको मिलता है तो ध्यान रखिएगा लिमिट से ऊपर जो ब्याज होगा उस पर टीडीएस काटा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी पर आपका टीडीएस जो वो अप्लाई होता है, सेक्शन 194A के अंदर टीडीएस काटा जाता है 10% की रेट के हिसाब से। ध्यान रखिएगा अगर आपने पैन नहीं दिया तो उस केस में 20% काट लिया जाएगा। तो हमेशा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, पैन अपना अपडेट जरूर करवाएं, क्योंकि बैंक कभी भी इंटरेस्ट देने के वक्त आपका जब टीडीएस काटेगा, क्योंकि लिमिट से अगर क्रॉस हो गया तो उस केस में यहां पर एक तो ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा 20%, दूसरा वो टीडीएस आपके खाते में जमा भी नहीं हो पाएगा, यानी कि वो सरकार के पास तो रहेगा लेकिन आपके 26A में नहीं होगा। आईटीआर भरते रहेंगे, आप बैंक को बार बार कहते रहेंगे, लेकिन बैंक कभी भी इस चीज को अपडेट नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी एफडी खोले तभी अपना पैन अपडेट करवा लें। थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, यानी इस लिमिट से ऊपर अगर आपका ब्याज आता है पूरे साल में तो उस केस में टीडीएस जो है वो काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा 50,000 और 1 लाख की लिमिट है, इससे ऊपर अगर हुआ तो पूरे पे काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 या 1 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये सालाना मिलता है बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, टोटल इंटरेस्ट पे। अब समझिए बैंक है तो अलग अलग बैंकों के लिए लिमिट रहेगी, हर एक के लिए लिमिट ये रहेगी, हर एक बैंक के अंदर ये लिमिट आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के लिए भी ये लिमिट अलग से रहेगी। ऐसा नहीं है, ये जो लिमिट है बैंक, पोस्ट ऑफिस या बाकी सभी गवर्नमेंट सरकारी बैंक है सभी को मिलाकर है। एक बैंक के लिए ये लिमिट है, एक पोस्ट ऑफिस के लिए ये लिमिट दी गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर आप एफडी अलग अलग डिफरेंट बैंक में करेंगे, इस लिमिट के अंदर आपको ब्याज आएगा तो कभी भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अच्छा, नॉन सीनियर सिटीजन वो है जिनकी एज 60 साल से कम है तो उनके लिए 50,000 का ब्याज की लिमिट है। सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा उनके लिए 1 लाख की लिमिट है, यानी 50,000 1 लाख रुपए तक अगर आपको ब्याज आ रहा है एक बैंक के अंदर, चाहे उसके कितनी भी ब्रांच क्यों ना हो, सभी को मिलाकर ब्याज देखा जाएगा। अगर ये ब्याज आपका क्रॉस हो गया, चाहे वो एफडी का हो गया या कोई आरडी स्कीम भी करी है, तो भी वहां पर कम्युलेटिव देखा जाएगा कि अगर वो 50,000 या 1 लाख से ज्यादा हुआ, टीडीएस जो है वो काट के बाकी का जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट किस पे काटा जा सकता है? एफडी पे, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की अगर एफडी स्कीम है तो वहां पर भी आपका टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस कब नहीं काटा जाएगा? सेविंग का इंटरेस्ट है, पीपीएफ का इंटरेस्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है, ये सारी एग्जेम्प्ट स्कीम है, इसमें आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता। टैक्स फ्री बॉन्ड है जिसका ब्याज आपको मिल रहा है, या फिर आरबीआई द्वारा रिलीफ बॉन्ड होते हैं उनका ब्याज आपको मिलता है, ईपीएफ का ब्याज आपको मिल रहा है, तो इन केस के अंदर आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो टीडीएस सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे काटा जाता है। अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम है, उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अच्छा, लिमिट अप्लाई जो है वो बैंक वाइज होगी यहाँ पर, ना कि एफडी वाइज, ना कि अकाउंट वाइज। आपके एक बैंक में 4 एफडी है तो चारों एफडी का मिलाकर अगर आपका जो ब्याज है वो लिमिट से ज्यादा हुआ तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आपकी 4 बैंकों के अंदर 4 अलग अलग एफडी है तो सभी एफडी अगर 50,000 या 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
अगर 50,000 या 1 लाख से क्रॉस करती है तभी टीडीएस काटा जाएगा। इवन टीडीएस नॉट डिडक्टेड, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। भले ही आपका जो ब्याज है टीडीएस नहीं कट रहा उस पे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। टीडीएस तो आपको 10% की रेट पे होता है, लेकिन हो सकता है 30% की स्लैब में, 20% की स्लैब में, तब आपका जो है टैक्स सरकार को आपको देना है स्लैब रेट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस नहीं भी काटा है तो भी वो टैक्सेबल हो सकता है। अच्छा, टीडीएस को अवॉइड करना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा फॉर्म 15G 15H जमा कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी आपकी नील होनी चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, एफडी इंटरेस्ट है 1,25,000 का, अब ये 50,000 से क्रॉस कर गया, टीडीएस डिडक्ट कितना होगा 10% रेट पे, यानी 1,25,000 पर आपका टीडीएस हो गया 12,500। कितना क्रेडिट आपके बैंक खाते में किया जाएगा 1,12,500, और टीडीएस रिफंड आप ले पाएंगे आईटीआर फाइल करके 12,500 अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं हुई। तो ये तो हमने समझ लिया कि टीडीएस लिमिट क्या दी गई है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो है रिपोर्टिंग लिमिट। यहां पर अगर आप एफडी करते हैं तो आपका ब्याज भी रिपोर्ट होता है, दूसरा आपकी फिक्स डिपॉजिट भी रिपोर्ट होती है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट कौन करता है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस रिपोर्ट करती है। लिमिट क्या दी गई है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा एग्रीगेट। अगर आपने 2-2 लाख रुपए करके भी फिक्स डिपॉजिट किया है पूरे साल में, या एक बार में ही 10 लाख रुपए डाल दिए हैं, टोटल 10 लाख या उससे ज्यादा की अगर आपने एफडी करवाई है, चाहे कैश में करवाई हो चाहे आपने ऑनलाइन करवाई है, ये रिपोर्ट जो है वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सरकार को कर देगा। एसएफटी फॉर्म भरा जाएगा, उसके थ्रू यहां पर रिपोर्टिंग हो जाती है। हालांकि रिन्यूअल एफडी है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, नई एफडी हुई, फ्रेश एफडी है तो ही यहां पर आपकी रिपोर्ट की जाएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्लोज करते हैं फिर नई एफडी खोल देते हैं, तो ये आपकी रिपोर्ट होगी। अगर आपकी एफडी रिन्यूअल एफडी है यानी ऑटो रिन्यू हो जाती है तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। नई एफडी अगर क्रिएट हो गई उस साल में तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट होती है, ब्याज जो है वो यहां पर रिपोर्ट नहीं होता, ब्याज तो पूरा का पूरा अलग से रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आ जाता है, ब्याज अगर आपका 1 रुपया का भी हुआ तो वो पूरा का पूरा आपका रिपोर्ट कर दिया जाएगा। एसएफटी के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिपोर्ट होता ही है, ब्याज भी यहां पर पूरा का पूरा रिपोर्ट होगा, यहां पर नोट नहीं होगा, ब्याज पूरा का पूरा आपका 100% रिपोर्ट किया जाएगा, भले उस पर टीडीएस काटा है या नहीं भी क्यों ना काटा हो। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो यहां पर इंक्लूड नहीं है। सेविंग अकाउंट का कब डिपॉजिट इंक्लूड होता है, जब कैश डिपॉजिट आप करते हैं 10 लाख रुपए उससे ज्यादा, तभी यहां पर जो है रिपोर्ट होता है, वो अलग से रिपोर्टिंग होती है। लेकिन ऑनलाइन अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा आया है नेट बैंकिंग से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, आईएमपीएस से, यूपीआई से, तो उस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। अच्छा, लिमिट पर बैंक के हिसाब से, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक बैंक को दूसरी बैंक की वर्किंग के बारे में या कस्टमर के बारे में पता नहीं होता है, तो अगर आपने 3 बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाया है, हर एक बैंक के अंदर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरह से डिपॉजिट किया हुआ है या एफडी करवा के रखी है, तो एक बैंक को नहीं मालूम कि दूसरी बैंक में आपकी कितनी एफडी है। तो इस वजह से बैंक की लिमिट 10 लाख के अंदर होने की वजह से आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन पैन वाइज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक कर सकता है कि अगर आपका पैन डालेगा तो उसे पता चल जाएगा 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। मल्टीपल एफडी सेम बैंक में करेंगे, सभी को यहां पर ऐड किया जाएगा, पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है। डिफरेंट टीडीएस, अच्छा टीडीएस जो लिमिट हमने आपको बताई थी 50,000 1 लाख रुपया, वो अलग है। अच्छा, ये लिमिट जो 10 लाख की है वो अलग है, वो पिछली लिमिट आपकी अलग रहेगी, वो अलग से रिपोर्ट होगी। 6 लाख का मान लीजिए एग्जांपल है, एक एफडी आपने 6 लाख की करवाई है, दूसरी एफडी आपने 5 लाख की करवाई है एक ही बैंक के अंदर, टोटल आपकी हो गई 11 लाख की। बैंक यहां पर रिपोर्ट जो है वो कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी मोड से। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरी लिमिट है हमारी एटीटीटी ए, एटीटीटी बी की। अब एटीटीटी ए क्या है, एटीटीटी बी क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। एटीटीटी ए उन लोगों के लिए, उन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। अच्छा, इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है, नॉन सीनियर सिटीजन है, उन्हें यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 10,000 रुपया। किस पे मिलेगा, सेविंग के ब्याज पर मिल जाता है, चाहे वो बैंक से मिल रहा हो, पोस्ट ऑफिस से क्यों ना मिल रहा हो। यहां पर आपको जो है एफडी और आरडी का जो ब्याज है उसका डिडक्शन अलाउ नहीं होता है एटीटीटी ए को। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ सेविंग के ब्याज का ही ब्याज आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है, और वो भी ओल्ड रिजिम में। एटीटीटी बी की बात करें तो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 मिलता है हर साल। यहां पर आप एफडी हो, आरडी हो, सेविंग का ब्याज हो, बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, सभी का क्लब यहां पर किया जाएगा, और मैक्सिमम कैप आपको 50,000 का बेनिफिट दिया जाता है। अगर सीनियर सिटीजन ने एटीटीटी बी क्लेम किया है तो एटीटीटी ए क्लेम
नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, डिडक्शन आपको उतना ही मिलेगा जितना आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ब्याज दिखाते हैं। अगर आपने यहां पर 50,000 से कम दिखाया है ब्याज, 40,000 दिखाया, तो 40,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 का मिल जाएगा। 50,000 से ज्यादा दिखाया, 60,000 दिखाया है तो 50,000 का मिलेगा, बाकी 10,000 आपके लिए टैक्सेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर एटीटीटी बी सीनियर सिटीजन है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 15,000 रुपया और एफडी का इंटरेस्ट हो गया आपका 45,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 60,000 रुपया। डिडक्शन आपको कितना मिल जाएगा? 50,000। बाकी का जो 10,000 है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना है तो उस केस में 15G 15H की लिमिट दी गई है। आइए जानते हैं 15G 15H। तो 15GH किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर 60 साल से कम अगर आप हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उनके लिए। और 15H जो है वो सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा है, रेसिडेंट होने चाहिए दोनों ही। टीडीएस यहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं एफडी इंटरेस्ट पे। ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 1 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको 15G 15H जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कब कटेगा? जब 50,000 से ज्यादा हुआ। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख से ज्यादा हुआ, तभी टीडीएस डिडक्ट होना है। अब 15G आप कितने लिमिट तक भर सकते हैं? 4 लाख रुपए तक आप भर सकते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आफ्टर डिडक्शन। टोटल इनकम जो भी आपके निकल कर आएगी डिडक्शन के बाद, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक 4 लाख तक अगर आपने रिबेट क्लेम किया है तो उस केस में आप यहां पर 15G नहीं भर पाएंगे। अच्छा, 15H की अगर बात करें तो टैक्स पेबल आपका नील होना चाहिए। 12 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आप 15H जमा कर सकते हैं, यानी रिबेट का फायदा यहां मिल जाएगा। यहां पर कोई भी रिबेट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। और टैक्स लायबिलिटी दोनों ही केस में नील होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या आप यहां पर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर होगी इनकम तो सबमिट कर सकते हैं? यहां पर तो आप कर सकते हैं, टैक्स पेबल नील है, पर यहां पर आप नहीं कर पाएंगे। एफडी और टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्म 15G जमा करना है। हर साल ये फॉर्म आपको जमा करना और सेपरेट फॉर्म हर एक बैंक के लिए आपको देना होगा विथ पैन कार्ड मैंडेटरी। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बैंक के अंदर जितने भी बैंकों में आपकी एफडी है या पोस्ट ऑफिस में एफडी है, सभी को जाकर ये फॉर्म 15G आपको जमा करवाना होगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन बैंक की जो ब्रांच है वहां पर जाकर आप जमा कर पाएंगे। अगला आ जाते हैं फॉर्म 26AS TIS AIS के अंदर भी आपका एफडी का ब्याज, एफडी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या एफडी रिलेटेड टीडीएस अगर कोई काटा है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 26AS की बात करते हैं तो टीडीएस अमाउंट जो है, जो एफडी इंटरेस्ट पे कटा है, जो बैंक या पोस्ट ऑफिस काटती है वो रिफ्लेक्ट होता है। एक तो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका रिफ्लेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, नाम, पैन नंबर, बैंक, पोस्ट ऑफिस जिसने काटा है, चालान नंबर, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई एफडी इंटरेस्ट बिना टीडीएस का है तो वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाई अमाउंट की अगर कोई एफडी है 10 लाख से ज्यादा की है तो वो भी आपके 26AS में रिपोर्ट नहीं होगी। तो 26AS में क्या क्या रिपोर्ट होगी? जो एफडी इंटरेस्ट है वो रिपोर्ट होगा, जो टीडीएस अमाउंट है सिर्फ वही रिफ्लेक्ट होगा। तो 26AS के अंदर लिमिटेड है एफडी का इंटरेस्ट का अमाउंट और टीडीएस अमाउंट जो है वही रिफ्लेक्ट किया जाएगा, इसके अलावा कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन AIS TIS डिटेल्ड फॉर्म है जहां पर आपका ब्याज जिस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है वो भी रिफ्लेक्ट होगा और आपकी टीडीएस, आपकी एफडी की जो वैल्यू है वो भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। टोटल इंटरेस्ट जो भी होगा, चाहे इस पे टीडीएस काटा है या नहीं काटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, AIS TIS में आपका रिफ्लेक्ट होगा। 1 रुपए का भी इंटरेस्ट है आपका रिफ्लेक्ट होना ही होना है। टीडीएस डिटेल आपकी रिफ्लेक्ट होगी। हाई वैल्यू अगर एफडी है, ट्रांजैक्शन है, तो नई एफडी अगर है 10 लाख से ज्यादा की एफडी है तो वो भी यहां पर रिफ्लेक्ट की जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट बिलो टीडीएस लिमिट है, 15G 15H जमा क्यों ना किया हो, मल्टीपल बैंकों के अंदर एफडी है, टोटल इंटरेस्ट आपका रिफ्लेक्ट होना ही होना है। प्रीफिल्ड डाटा जो है वो आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आखिरी आ जाते हैं, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट अपने स्पाउस में, ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट अपने में ना करवा के, क्योंकि स्लैब रेट से बचने के लिए 30% में कई लोग आते हैं, 20% में आते हैं, तो वो अपनी स्पाउस के अंदर पैसा ट्रांसफर करके एफडी करते हैं, तो उसके भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट ऑन स्पाउस, आपने पैसा दिया अपनी स्पाउस को या वाइफ को, एंड वाइफ ने यहां पर एफडी कर दी, ठीक है, पैसा बैंक में डालकर एफडी कर दी, तो जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगा, ब्याज का इनकम आएगा, वो क्लब किस में होगा? आपकी इनकम में। ज्यादातर ये लोगों को पता नहीं है और वो पैसा अपने वाइफ के खाते में डाल देते हैं, एफडी करवा देते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी इनकम मानी जाती है, वाइफ की इनकम नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर टैक्सेबल जो वो स्पाउस के हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में होगा। क्लबिंग प्रोविजन यहाँ पर लग जाता है। अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया है वाइफ को
बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी आपने फ्री गिफ्ट दे दिया, फ्री गिफ्ट दे दिया, टैक्स फ्री ट्रांसफर कर दिया आपने, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, आप हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड ने पैसा जो है, मनी जो है वो यहां पर ट्रांसफर किया और वाइफ ने उसकी एफडी करवा दी। एफडी से जो ब्याज हो रहा है, सामने वाइफ ने हस्बैंड को कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया का भी कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्या माना जाएगा? गिफ्ट माना जाएगा, फ्री ट्रांसफर माना जाएगा। गिफ्ट है, फ्री ट्रांसफर है, तो इस केस में जो भी ब्याज होगा वो टैक्सेबल किसके हाथ में हो जाएगा? हस्बैंड के हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा विदाउट कंसिडरेशन अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि स्पाउस के हाथ में। अब अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना होगा? जैसे हस्बैंड है, ये हस्बैंड हो गए, ये वाइफ हो गई। अब अगर आपने पैसा जो है वाइफ को दिया है, मनी दिया है, और उसने यहां पर एफडी कर दी, ब्याज जो आया, आप नहीं चाहते ये जो ब्याज है वो आपकी इनकम में हो, जबकि वो वाइफ की इनकम में टैक्स किया जाए, तो इसके लिए क्या करना है? जो भी पैसा आपने दिया है वो आप एज ए लोन अकाउंट में दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हस्बैंड में कैसे दिखेगा? हस्बैंड में लोन्स एंड एडवांसेस में दिखेगा, और वाइफ के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के तहत देखा जाएगा। अगर आप आईटीआर बात करें 3 और 4 की, तो वहां पर आप बैलेंस शीट में फिगर जो है वो डाल सकते हैं। एक तो ये रिपोर्टिंग हो जाएगी, दूसरी यहां पर वाइफ को एफडी पे मान लीजिए 8% मिल रहा है, लेकिन जो भी आपने लोन दिया इस पर आपको ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। मान लीजिए आप कम रेट में ले रहे हैं, 4% 5% में ले रहे हैं, कम रेट में ले रहे हैं, लेकिन फ्री आपको बिल्कुल नहीं लेना। फ्री लेंगे तो उसे गिफ्ट मान लिया जाएगा। 4% 5% में आप ले रहे हैं, अब ये जो ब्याज आया वो अब हस्बैंड के अंदर टैक्स किया जाएगा। तो ये जो है, ये प्रोसेस जो लोन का है वो अलाउ है। अब इसमें एक चीज हो सकता है, यहां पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है इस पर हस्बैंड टीडीएस भी काट ले। ठीक है, टीडीएस काट के हस्बैंड के अंदर 26 एएस के अंदर वो टीडीएस भी रिफ्लेक्ट होगा, तो टीडीएस का भी क्लेम वो आईटीआर में रिफंड में ले सकते हैं। एफडी अमाउंट भी जो है, इंटरेस्ट जो है, सॉरी लोन इंटरेस्ट जो है वो भी यहां पर वो दिखा सकते हैं। तो लोन इंटरेस्ट दिखा देंगे और ये टीडीएस का जो है वो क्लेम ले लेंगे, तो उससे ये हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर जो है लोन दिया गया, ना कि गिफ्ट दिया गया। अगर आपने फ्री दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्लबिंग से अगर बचना है तो आपको लोन दिखाना होगा, फ्री आपको नहीं देना होगा। क्लबिंग जो है वो अप्लाई नहीं होता अगर वाइफ की खुद की सैलरी है, खुद का बिजनेस इनकम है, पास्ट सेविंग थी, इनहेरिटेंस से पैसा है, गिफ्ट मिला अपने पेरेंट्स से। हाँ, शादी से पहले अगर आपकी मान लो सगाई हो गई है, मैरिज होना बाकी है, इससे पहले अगर आप पैसा दे देते हो तो वो क्लबिंग में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी होना बाकी है, मैरिज हो चुकी, यानी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो वो पैसा ट्रांसफर करके उनकी वाइफ में एफडी कर सकते हैं, उस पर कहीं पर भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। अच्छा, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है वाइफ में, अगर ये सारे इंटरेस्ट मिले तो ये टैक्सेबल होगा वाइफ में। अच्छा, पहली इनकम जो है वही आपकी क्लब की जाएगी। मान लीजिए एफडी किया है, फिर क्लब होगा आपके इनकम में, लेकिन इस एफडी से वापस रीइन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस केस में आपकी वाइफ में क्लब होगा, ना कि आप में, यानी दूसरा जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा आपके वाइफ के हाथ में। एक बार एफडी करी, वाइफ ने इंटरेस्ट कमाया, वो आपके टैक्सेबल हो गया, फिर वो जो ब्याज है वापस रीइन्वेस्टमेंट किया एफडी में या कहीं और कर दिया, तो वहां से जो इनकम होगी वो वाइफ की मानी जाएगी, हस्बैंड की नहीं मानी जाएगी। अच्छा, टीडीएस की अगर बात करें तो टीडीएस जो है वो वाइफ के पैन पे डिडक्ट होगा, टैक्सेबल पैन जो है वो आप में होगा, इनकम जो टैक्सेबल होगी वो आपके पैन पे होगी। क्लेम जो है वो आप ले सकते हैं, क्लबिंग प्रोविजन आपका लग सकता है। अच्छा, रिपोर्ट कैसे करेंगे आपकी आइटर में, वाइफ की आइटर में? तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उस ब्याज को दिखाना है, ऐड करना है एफडी इंटरेस्ट को, एंड इनकम फ्रॉम क्लब के अंदर जो आपका डिस्क्लोजर है वो आपको देना है। क्लबिंग का एक डिस्क्लोजर होगा, उसको आपको प्रॉपर देना है कि ये जो ब्याज है वो वाइफ रिलेटेड है और हमने इसके क्लब किया है अपने में। क्लेम टीडीएस डिडक्टेड एंड इवन स्पाउस पेन, तो ठीक है, टीडीएस डिडक्ट जो है वो आप में कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वाइफ की आईटीआर जो है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, या तो आप नील की दिखाएं या उसकी कोई अदर इनकम है तो वो आप दिखा सकते हैं। वाइफ में कोई भी एफडी इंटरेस्ट या टीडीएस क्लेम आपको नहीं करना है। तो हस्बैंड का पैसा है तो इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा, टैक्स पेबल हस्बैंड को देना है, टीडीएस क्रेडिट भी हस्बैंड लेगा, पहली इनकम जो है वो क्लब करी जाएगी और सोर्स ऑफ फंड है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा,
कभी भी अगर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट कब होगा, जब आप फ्री गिफ्ट देते हैं, फ्री ट्रांसफर करते हैं अपने स्पाउस को, तो उस केस में क्लबिंग अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने लोन दिया है और लोन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने सारी चीजें रिपोर्ट करी है, तो उस केस में क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगा। जो भी ब्याज है वो एफडी का, वो आपकी वाइफ के इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ लिमिट है इनकम टैक्स की जो एफडी करते वक्त आपको पता होनी चाहिए। इन लिमिट की जानकारी ना होने की वजह से कई लोगों को नुकसान, भारी नोटिस भी आ जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।